तो हुआ ये कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी हाई स्टेक शांति वार्ता अचानक से टूट गई। अब सवाल ये कि भई ऐसा क्या हो गया? चलिए आज इसी नाकाम सौदे की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। और देखिए, जैसे ही बातचीत टूटी ना, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस तुरंत सामने आए और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। उन्होंने कहा, बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पे नहीं पहुंचे, और मुझे लगता है कि ये अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। मतलब इस एक बयान से ही अंदाजा लग जाता है कि अंदर तनाव किस लेवल का था। सोचिए, पूरे 24 घंटे लगातार ये मैराथन बातचीत चली और उसके बाद नतीजा सिफर। इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई और इसके साथ ही पूरी दुनिया के जहन में बस एक ही सवाल घूमने लगा कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहां। तो आज की इस पड़ताल में हम यही सब देखेंगे, समझेंगे कि ये सौदा आखिर टूटा क्यों, वो कौन से मुद्दे थे जिन पर बात अटक गई, उस वक्त खाड़ी में पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा था, सहयोगी देशों का कितना दबाव था, और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस लम्हे से जब बातचीत खत्म हुई। देखते हैं कि सौदा टूटने के फौरन बाद दोनों देशों का रिएक्शन क्या था। अच्छा, इस पूरी नाकामी को समझने के लिए ना, डोनाल्ड ट्रंप का 2020 का एक बड़ा वायरल ट्वीट याद आता है। उन्होंने कहा था, ईरान कभी जंग नहीं जीतता, लेकिन बातचीत की मेज पर कभी हारता नहीं। ये बात यहां बिल्कुल फिट बैठी। और देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक तरफ ईरान ने कहा कि भाई कूटनीति का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, हमने तो बस शांति को एक मौका दिया था। तो दूसरी तरफ अमेरिका का स्टैंड एकदम क्लियर था। उनका कहना था, हमने अपना सबसे अच्छा और फाइनल ऑफर दे दिया था, उन्होंने इसे ठुकरा दिया, बात खत्म। तो ये तो हो गई बाहरी बयानबाजी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो कौन सी रेड लाइंस थीं, वो कौन से मतभेद थे जिनकी वजह से ये पूरी डील ही पटरी से उतर गई। तो देखिए, असल में 3 बड़े पेंच फंसे हुए थे। पहला था हॉर्मुज जलडमरू मध्य। अमेरिका चाहता था कि इसे फौरन और बिना किसी शर्त के खोला जाए, लेकिन ईरान का कहना था, नहीं, ये तो फाइनल पीस डील साइन होने के बाद ही खुलेगा। दूसरा मुद्दा था एनरिच्ड यूरेनियम का। अमेरिका कह रहा था कि अपना पूरा 400 किलो का स्टॉक हमें दे दो। ईरान बोला, हम संवर्धन 20% तक कम कर देंगे, लेकिन स्टॉक तो हमारे पास ही रहेगा। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा मुद्दा, पैसा। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 27 अरब डॉलर की। ईरान को ये पैसा जंग के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए फौरन चाहिए था, और अमेरिका ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे माइंडसेट के फर्क को घाना में ईरान के दूतावास के एक बयान ने बहुत खूब समझाया। उन्होंने कहा, अमेरिका बातचीत के कमरे में एक स्टॉप वॉच लेकर आए थे, हम कैलेंडर लेकर बैठे थे। मतलब साफ था, अमेरिका को जल्दी थी और ईरान एक लंबा खेल खेलने के मूड में था। तो एक तरफ तो इस्लामाबाद के बंद कमरे में ये सब चल रहा था, लेकिन इससे बाहर खाड़ी में एक बिल्कुल अलग ही खेल खेला जा रहा था, एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 10 अप्रैल बातचीत शुरू होती है। ठीक अगले दिन 11 अप्रैल की रात को खबर आती है कि अमेरिका के 2 बड़े नौसैनिक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। और फिर 12 अप्रैल की सुबह बातचीत फेल होने की ऑफिशियल खबर आ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? और इस नेवल मूवमेंट पर भी दोनों की कहानियां एकदम अलग अलग थीं। ईरान का दावा था कि हमने 30 मिनट में हमला करने की धमकी दी और अमेरिकी जहाज वापस लौट गए। वहीं अमेरिका ने कहा कि हमें तो कोई वार्निंग मिली ही नहीं, हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। मतलब सच क्या है कहना मुश्किल है। और इसी बीच एक और चीज हुई। अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को अरब की खाड़ी यानी अरेबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया। अब सुनने में ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन इतने नाजुक मौके पर यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक उकसावा था जिसे ईरान ने नोटिस किया। तो सवाल उठता है कि क्या यह सौदा सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की बात थी, या फिर पर्दे के पीछे से कोई और भी तार खींच रहा था? चलिए सहयोगी देशों के रोल पर भी एक नजर डालते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया था। उनका कहना था, हम यहां से एक बहुत ही सीधे प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं। ये हमारा फाइनल और बेस्ट ऑफर है। ये एक तरह से टेक इट और लीव इट वाला एटीट्यूड था। और ठीक इसी समय जब ये नाजुक बातचीत चल रही थी, अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, मेरे नेतृत्व में इजराइल ईरान के आतंकी शासन और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क से लड़ता रहेगा। अब इस टाइमिंग को देखिए। ये बयान बातचीत पर पड़ने वाले बाहरी दबाव को साफ साफ दिखा रहा था।
और माहौल कितना ज्यादा गर्म था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने चेतावनी दी कि कोई इस बातचीत को सैबोटाज करने की कोशिश ना करे। तुर्की के अधिकारियों ने तो नेतन्याहू को हमारे समय का हिटलर तक कह डाला। और हद तो तब हो गई जब वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमिस्ट ने ईरानी नेगोशिएटिंग टीम की हत्या तक की वकालत कर दी। तो इतनी खींचतान के बाद बातचीत फेल हो गई। अब सवाल है कि आगे क्या? इस नाकामी के बाद भविष्य कैसा दिखता है? दिलचस्प बात यह है कि इस एक नाकामी को हर किसी ने अपने अपने नजरिए से देखा। अमेरिका के लिए ये ईरान की हार थी, एक बुरी खबर। ईरान ने इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताया जिससे दोनों की पोजीशन क्लियर हो गई। और मेजबान पाकिस्तान, उसने तो इसे भविष्य की बातचीत के लिए एक पॉजिटिव कदम बता दिया। हाँ, नतीजा चाहे जो भी निकला हो, एक बात पर सब सहमत थे। अमेरिका, ईरान, सब ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। इससे कम से कम भविष्य के लिए एक न्यूट्रल चैनल तो खुला रह गया। तो अब आगे क्या हो सकता है? मोटे तौर पे देखें तो 3 रास्ते नजर आ रहे हैं। 1, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में मिलिट्री टेंशन और बढ़ेगी। 2, अब दबाव ईरान के बड़े तेल ग्राहकों जैसे चीन और भारत पर शिफ्ट होगा। या फिर 3, तमाम मुश्किलों के बावजूद डिप्लोमेसी का दरवाज़ा शायद फिर से खुले। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। बातचीत तो नाकाम हो गई, ये सच है, लेकिन कम्युनिकेशन की एक लाइन भी खुल गई। तो क्या अब इस रीजन में जंग होना तय है, या फिर क्या इसी नाकामी से शांति का एक नया, भले ही और ज्यादा मुश्किल रास्ता निकला है?